मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, वो बोली कि तिनका तिनका जुटाना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, क्या सच में ज्ञान की देवी वही है जिसे हमने किताबों में पढ़ा है, या फिर वो जिसने अंधेरे समाज में शिक्षा की पहली रोशनी जलाई? एक तरफ है देवी सरस्वती, जिनको हम ज्ञान, विद्या और बुद्धि की देवी मानते हैं, और दूसरी तरफ है सावित्रीबाई फूले, जिन्होंने सच में लड़कियों को पढ़ाने के लिए समाज की गालियां और पत्थर तक झेले, उन पर गोबर तक फेंका गया। एक को हमने मंदिर में बिठाया, दूसरी को समाज ने रास्तों पर अपमानित किया। लेकिन सवाल यही है कि असली ज्ञान की देवी आखिर है कौन? क्या सिर्फ पूजा करने से समाज बदलेगा, या फिर शिक्षा फैलाने से? आज हम करेंगे एक सच्चाई से भरी तुलना, जहां भावना नहीं बल्कि इतिहास और तर्क बोलेंगे। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी सच्चाई जानने के लिए जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। तो दोस्तों, भारत को आज अगर विश्व शक्ति बनना है तो उसे सावित्रीबाई जैसे महानायकों को महत्व देना होगा, और काल्पनिक और झूठे देवी देवताओं को पीछे धकेलना होगा। इसी में भारत का हित है और भलाई भी है, विकास भी हो सकता है। सरस्वती से सावित्री की तुलना क्यों? शांति स्वरूप बौद्ध ने इससे पहले अपनी पुस्तक सावित्रीबाई फूले सचित्र जीवनी के पृष्ठ नंबर 92 पर इस विषय पर जो कुछ भी लिखा है, जरा उन पर भी ध्यान दीजिए। क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फूले एक वास्तविकता है। इस सच्चाई को झुठलाया तो बिल्कुल नहीं जा सकता, किंतु जो अज्ञानी लोग हैं वे सावित्रीबाई की प्रशंसा करते हैं यानी सावित्रीबाई की प्रशंसा करते समय उनकी तुलना हिंदुओं की देवी सरस्वती से करते हैं। वास्तव में वे बहुत बड़ी गलती करते हैं। सरस्वती कोई वास्तविक पात्र नहीं है। दोनों के जीवन के लक्ष्य भी एक दूसरे से सर्वदा भिन्न तथा विपरीत हैं। ब्राह्मणों द्वारा गला फाड़ फाड़ कर प्रचारित किया जाता रहा है कि सरस्वती तो विद्या की देवी है। यदि यह सही है तो फिर सावित्रीबाई से पहले इस देवी की महिलाओं पर सरस्वती देवी की कृपा क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं कोई महिला पढ़ लिख कर कोई विद्वान बन सकी? क्या सरस्वती मैया की रचना पुरुषों को विद्या देने के लिए ही की गई थी? यदि सच ऐसा ही है तो यह तो और भी गलत है, क्योंकि पुरुषों में भी सरस्वती जी को ब्राह्मणों के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति विद्या ग्रहण करने योग्य नजर नहीं आया। शूद्र, अछूत और महिलाओं के लिए विद्या और शिक्षा के द्वार सरस्वती ने नहीं बल्कि सावित्रीबाई फूले, ज्योतिबा फूले और उसके बाद बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर के अथक प्रयासों से ही खुले हैं। फूले अम्बेडकर को अपना आदर्श मानने वालों को ब्राह्मणों के बताए देवी देवताओं से उसी प्रकार बचना चाहिए जिस प्रकार हम बिजली के नंगे तारों से बचते हैं। यदि ज्ञान की देवी सरस्वती का कोई प्रभाव होता तो दुनिया के सबसे ज़्यादा निरक्षर और अनपढ़ लोग भारत में नहीं होते। यथार्थ में आज हमें देवी सरस्वती का नहीं अपितु सावित्रीबाई फूले का चित्र आज हमें अपने घरों में लगाना चाहिए। जन कल्याण की उदात्त भावना के वशीभूत होकर भारत में नारी शिक्षा का प्रथम प्रयास फूले दंपत्ति ने अपने खेत के अंदर आम के एक घने पेड़ के शीतल छाया में किया। यही भारतीय नारी शिक्षा की प्रथम प्रयोगशाला थी, जिसमें सगुणाबाई क्षीरसागर और सावित्रीबाई फूले और फातिमा शेख ने विद्यार्थी बनकर शिक्षा लेना प्रारंभ किया। खेत की रेत में, मिट्टी में टहनियों की कलम बनाकर अक्षर लिखने के अभ्यास का प्रारंभ हुआ। दैनिक गतिविधियों द्वारा प्रसंगों के सहारे सावित्रीबाई में वाक्य रचना करने की समझ पैदा होने लगी। सुबह से लेकर दोपहर तक खेती का काम और फिर भोजन, फिर भोजन करने के बाद घने आम के पेड़ की छाया में भाषा, गणित और सामान्य ज्ञान आदि के पाठ इन दो छात्राओं को पढ़ाए गए। अतः कुशल गुरु और जिज्ञासु सावित्रीबाई और सगुणबाई जैसे गुरु शिष्यों के बीच में ऐतिहासिक मेल हुआ। अतः स्पष्ट है कि 1 जनवरी 1848 को खोले गए लड़कियों के पहले स्कूल की सफलता एवं विस्तार से फूले दंपत्ति को अपार प्रसन्नता हुई। यह स्कूल तात्या साहब भिड़े की हवेली में था। भिड़े उदार प्रकृति के व्यक्ति थे। उन्होंने इस पूर्ण कार्य के लिए अपनी हवेली बिना किराए के दे दी थी। इतना ही नहीं बल्कि प्रति माह 5 रुपये चंदा देना भी स्वीकार किया। 1 जनवरी 1848 को
स्कूल में नाम दर्ज लड़कियों के नाम इस प्रकार थे कि दोस्तों, अन्नपूर्णा जोशी 5 साल की आयु में उनका पहला एडमिशन हुआ था। सुमिति मोकाशी 4 साल की आयु थी उनकी, और दुर्गा देशमुख जो 6 साल की थी, और माधवी भत्ते 6 वर्ष की थी। सोनू पवार 4 वर्ष की थी। जानी करडेले 5 वर्ष की थी। इन 6 में से 4 लड़कियां ब्राह्मण, धनगर, एक धनगर थी गडरिया, और एक मराठा जाति की थी। यानी 4 लड़कियां ब्राह्मणों की थी, जबकि ब्राह्मण लोग ही इस चीज़ का विरोध करते थे कि महिलाओं को शिक्षा से दूर रहना चाहिए, धर्म भ्रष्ट हो जाता है। स्कूल में अपनी लड़कियों को भेजने के लिए प्रथमतः अभिभावक डरते थे, दूसरी ओर पोंगा पंडित भी हल्ला मचाते थे। आखिर कब तक हल्ला मचाते रहते भी कब तक हल्ला मचाते रहते। पर बाद में स्थिति में सुधार होता गया, लोगों की समझ में बात आने लगी, वे शिक्षा का महत्व समझने लगे। यहाँ हम बताना चाहते हैं कि फातिमा शेख के साथ सगुणा बाई की भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। वह बहुत कम ही पढ़ी लिखी थी और पति की मृत्यु के बाद जॉन नामक एक मिशनरी के घर उसके बच्चे संभालने के लिए आया की नौकरी करती थी। जिसके हाथ पलने की डोरी वही जगत की उद्धारी। दोस्तों, जो आया का काम करती थी उसी ने जगत का उद्धार किया, उसी ने महिलाओं को पढ़ाने का काम किया। सगुणा बाई और सावित्री बाई के साथ मिलकर फातिमा शेख ने भारत में स्त्री शिक्षा की नींव पक्की की। इस संपूर्ण कार्य की सगुणा बाई प्रेरणा रही है। फूले दंपत्ति के अलौकिक कार्य में सगुणा बाई का स्थान कितना अक्षुण्ण है, इस संदर्भ में स्वयं महामना फूले लिखते हैं, माँ जैसा दूसरा देवता नहीं, लेकिन जिसने मुझे जन्म दिया वह मुझे याद नहीं। मेरे जीवन की यह कमी सगुणा बाई ने पूरी की। उसकी कामना थी कि मैं बड़ा फादर बनूं। न जाने क्यों वह मुझे ज्ञान बोध कराती थी। बचपन में तो उसने ममता से मेरी सेवा शुश्रूषा की, लालन पालन पोषण किया। कभी न घटने वाली ज्ञान संपत्ति उसी ने मुझे दी। धन्य है मेरी आऊ। सगुणा बाई ने ज्योतिबा तथा सावित्री बाई को कोरा उपदेश नहीं दिया, बल्कि अपने कार्यों के माध्यम से उन्हें प्रभावित भी किया। मानवतावादी दर्शन को सगुणा बाई ने अपनी जिंदगी में उतारा। शूद्र और अति शूद्रों की सेवा के लिए निःशुल्क करना, अध्यापिका बनने पर मुफ्त में पढ़ाना तथा मिस्टर जॉन की ओर से मिलने वाली अपनी आमदनी ज्योतिबा के हाथ में सुपुर्द करना। सगुणा बाई का कितना महान त्याग एवं कितनी असीम उदारता है। संत चोखा मेला मंदिर में महार, मांग और कुणबी जाति की लड़कियों के लिए सावित्री बाई द्वारा चलाई जाने वाली पाठशाला में सगुणा बाई ने मानवीय उदारता से सेवा कार्य किया। प्रतिकूल परिस्थितियों के चंगुल में फंसने पर वह स्कूल बंद हो गया तो सगुणा बाई ने ही फूले दंपत्ति को समझाया कि हमें मिशनरियों की तरह ही असफलता को सफलता की पहली सीढ़ी समझकर कार्यरत रहना चाहिए। और अर्थाभाव यानी पैसे की कमी और अज्ञान के अंधकार में फंसे इस समाज को विद्या का महत्व बतलाना आवश्यक है। हम अपनी बात पर अटल रहेंगे तभी हमें सफलता मिलेगी। सगुणा बाई का वह दर्शन फूले दंपत्ति के लिए केवल प्रेरणा ही नहीं अपितु अमूल्य निधि के समान था। क्रांतिकारी दोस्तों, इसलिए क्रांतिकारी फातिमा शेख इसलिए उन्होंने 15 मई 1848 को पूना की एक अछूत बस्ती में एक ऐसा स्कूल खोला जिसमें लड़के और लड़कियां एक साथ बैठकर पढ़ते थे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारतवर्ष में सह शिक्षा का शुभारंभ भी फूले दंपत्ति के प्रयासों से ही हुआ था। इसी स्कूल की अध्यापिका का कार्यभार शुरू में सगुणा बाई जी ने संभाला और बाद में सावित्री बाई जी वहाँ पढ़ाने का काम करने में जुट गई। इसके बाद फातिमा शेख ने अपनी जिम्मेदारी निभाई। कुछ दिन बाद फूले दंपत्ति के शिक्षा प्रसार के कठिन एवं थकाऊ कार्य को गति मिलने लगी। अत्यधिक कम समय में उन्होंने पूना और उसके आसपास अनेक स्कूल खोलने में सफलता पाई। जिन नारियों एवं शूद्र अछूतों के लिए सदियों से स्कूल के दरवाजे बंद थे, फूले दंपत्ति ने अपने कठोर परिश्रम, सच्ची लगन और जन कल्याण भावना तथा नारी उत्थान की उत्कृष्ट इच्छा शक्ति से उनके लिए ज्ञान अर्जन का मार्ग सुगम बना दिया। प्रसिद्ध जीवनीकार एवं लेखक M.G. माली जी के अनुसार फूले दंपत्ति द्वारा खोले गए स्कूलों का सिलसिलेवार तिथिबद्ध विवरण यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं। दोस्तों, भिड़ेवाड़ा पूना में 1 जनवरी 1848 को पहला स्कूल खोला गया। दूसरा स्कूल खोला गया पूना में अछूत बस्ती में 15 मई 1849 को। तीसरा स्कूल खोला गया हड़सपर जिला पूना में ही 1 अगस्त 1848 को। 1848 में ही ओतूर जिला पूना में ही 5 दिसंबर को खोला गया।
और 1849 में सासवड़ जिला पूना में ही 20 दिसंबर को खोला गया। आलाहट का घर कस्बा पूना में ही 1 जुलाई 1849 को खोला गया और नागांव तालुका खंडाला जिला सतारा में 15 जुलाई 1849 को खोला गया। सिरबल तालुका खंडाला जिला सतारा में 18 जुलाई 1849 को खोला गया और तलेगांव ढबढेरे जिला पूना में 8 अगस्त 1849 को खोला गया 9वां स्कूल। 10वां स्कूल खोला गया सिरवर जिला पूना में 8 अगस्त 1849 को। 11वां स्कूल खोला गया अंजीरवाड़ी माझगांव 3 मार्च 1850 को और 12वां स्कूल करंजी जिला सातारा में ही 6 मार्च 1850 को खोला गया। भिंगार में खोला गया 13वां स्कूल 19 सितंबर 1850 में और 14वां स्कूल मुंडवे जिला पूना में ही 1 दिसंबर 1850 को खोला गया। अप्पा साहब चिपलूनर हवेली में पूना 3 जुलाई 1851 को खोला गया। नानापेट पूना में 1 दिसंबर 1851 को, रास्तापेट पूना में 17 सितंबर 1851 को और बेतालपेट पूना 15 मार्च 1852 को ये अंतिम स्कूल खोला गया था उनके द्वारा। दोस्तों, जीवन में शिक्षा लेना और देना दोनों ही मुश्किल था, चुनौती भी थी। इसलिए किसी ने कहा है, मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, वो बोली कि तिनका तिनका जुटाना पड़ता है। दोस्तों, फातिमा शेख, सावित्रीबाई फूले, सगुणाबाई क्षीरसागर और महात्मा ज्योतिबा फूले, इन 4-5 हस्तियों ने पूरे भारत की महिलाओं के लिए इतना नेक काम किया। उनका कार्य क्षेत्र अक्सर हमेशा वही रहा है, पूना महाराष्ट्र में ही, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में उनकी पकड़ नहीं थी, वो नहीं आते थे, लेकिन लोगों ने उनसे सीख लेकर नॉर्थ इंडिया में भी काम करना शुरू किया था। इतने सारे स्कूल 1852 तक, 1848 से इन्होंने शुरू किया। मात्र 4 साल में इन्होंने 18 स्कूल खोल दिए, वो भी मुफ्त। महिलाओं के लिए साथ में बच्चे भी पढ़ते थे, बच्चे और बच्चियाँ। तो दोस्तों, ये थी सरस्वती और सावित्रीबाई फूले के बीच की तुलना करते हैं वो लोग अनभिज्ञ हैं, क्योंकि सावित्रीबाई फूले ही असली है विद्या की देवी, जिन्होंने सच में ज़मीनी स्तर पर काम किया। उन्हें दुत्कारा भी गया, उन्हें मारा भी गया, उनके ऊपर कीचड़ गोबर पत्थर फेंके गए, लेकिन वो डटी रही और समाज की लड़कियों के लिए काम करती रही। उन्हें शिक्षा देने से नहीं चूकी और हमेशा उन्हें शिक्षा देने का काम ही उन्होंने सबसे बड़ा मानवता का काम समझा। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। जब तक के लिए आप सुरक्षित रहें, सावधान रहें। जय माता सावित्रीबाई फूले।